AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने CII सम्मेलन में कहा, भारत खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से बन चुका है आत्मनिर्भर। कहा, किसानों के अथक मेहनत के दम पर कृषि निर्यात के मामले में भारत टॉप 10 देशों में हुआ शामिल। निर्यात की संभावनाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एपीडा ने ICAR भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। MOU का प्रमुख फोकस बाजरे की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की वाणिज्यिक खेती को देना है बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को पिछले 4 वर्ष में 1,42,311 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। गन्ना किसानों को 2016-17 में 14,998 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या हुई कम। उधर बिहार में 16 जिलों की 29 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, 2 लाख आबादी बाढ़ से है प्रभावित। और किसान समाचार में आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड संकट में भी भारत के किसानों ने कड़ी मेहनत की और अच्छी बुआई की और बम्पर उत्पादन हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र ने GDP में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत अभी तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की सततता यह हमारे लिए प्राथमिकता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार कृषि के क्षेत्र पर बल दिया है। हमारी जो कृषि नीतियां हैं वो किसान की आय केंद्रित हों, किसान की आमदनी दोगुनी हो सके, इस दिशा में लगातार प्रयत्न हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों के अथक मेहनत के दम पर आज कृषि निर्यात के मामले में भारत दुनिया में टॉप 10 में शामिल हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के छोटे और मझोले किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। देश में अब तक 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में 1,57,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से भेजा गया है। भारत में फूड प्रोसेसिंग बढ़े, भारत में अन्य इंडस्ट्री सुविधाजनक तरीके से काम कर सके, कृषि के क्षेत्र में नया निवेश आए, जो गैप हैं उन गैपों को भरा जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग गांव में बैठा हुआ किसान भी समय समय पर कर सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार गंभीरता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी कृषि के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत में वर्षा तो कम नहीं हुई, लेकिन वर्षा असंतुलित हो गई। असंतुलित होने के साथ कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। दोनों का दुष्प्रभाव खेती पर और किसानों की आमदनी पर पड़ता है। इस दिशा में निश्चित रूप से हम लोग सोचते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एपीडा ICAR यानी भारतीय कदन्न बाजरा अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। MOU का प्रमुख फोकस कदन्न बाजरा के प्रसंस्करण योग्य किस्मों की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना है। MOU में किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के साथ बाजार केंद्रित परिकल्पना शामिल है। साथ ही MOU इन उपेक्षित फसलों के लिए निर्यात केंद्रित परितंत्र और मूल्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। दोनों संगठन संयुक्त रूप से एक निर्यात कार्यनीति और बाजरे का निर्यात बढ़ाने के लिए योजना बनाएंगे। इससे उच्च पोषक गुणों वाले अनाज बाजरा के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। MOU का उद्देश्य तकनीकी भंडार, अध्ययन, जागरूकता, नीतिगत बदलावों और निर्यात केंद्रित तंत्र का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि योगी सरकार ने 4 वर्ष में अब तक 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को करने का काम किया है। इस वर्ष भी अब तक 84% भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है। पिछले 15 सालों में कभी भी 3 सितंबर तक 84% भुगतान नहीं किया गया था। गन्ना किसानों को 2016-17 में 14,998 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इसके बाद जैसे ही योगी सरकार आई, एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला। 2017-18 में 35,443 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया। 17-18 में 35,443 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14,998 और 35,443 करोड़ में सीधा सीधा जस्ट डबल का अंतर है। यही मंशा है आदरणीय मोदी जी की और यही मंशा है आदरणीय योगी जी की कि किसान की आय को बहुत तेजी के साथ बढ़ाना है। 18-19 में हमने संपूर्ण भुगतान किया। 19-20 में भी 35,899 करोड़ रुपए का भुगतान किया। और मित्रों, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकार का बकाया 10,661 करोड़ रुपए का भुगतान भी योगी सरकार ने करने का काम किया। आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत हुई है। आयुष मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। आयुष मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर इसकी शुरुआत की। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने आयुष आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान 21 राज्यों के 44 स्थानों से जुड़े 2 लाख औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित कर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मुंजापारा ने लोगों से औषधीय पौधों को अपनाने और अपने परिवार के एक अंग के रूप में उनकी देखभाल करने की अपील की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मुंबई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। इन औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, जटामांसी, गिलोय, गुडुचि, अश्वगंधा, कुमारी, शतावरी, लेमन ग्रास, गुगुलू, तुलसी, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और आंवला शामिल है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वाई ब्रेकअप की शुरुआत, रोग निरोधी आयुष दवाओं के वितरण सहित कई अन्य कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। अगर आपको फलों के राजा आम, वो भी ताज़े आम पूरे साल भर खाने को मिले तो आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन यह संभव है कि आपको आपकी पसंद का आम साल भर खाने को मिल सकता है, और इसको संभव कर दिखाया है गुजरात वडोदरा के कजापुरा गांव के रहने वाले किसान अजीत ठाकुर ने। अजीत ठाकुर साल में 12 महीने और 365 दिन आम की खेती कर रहे हैं। साल में 12 महीने होती आम की इस खेती से वो अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यह है गुजरात वडोदरा के काजापुरा गांव के किसान अजीत ठाकुर। अजीत ठाकुर ने आम की किस्म जो कि साल भर फसल देती है उसको गांव में लेकर आए और आगे बढ़ाया। दरअसल पहले से कई ऐसी आम की किस्में हैं जो कि साल भर फसल दे सकती है, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी ही नहीं है। अजीत ठाकुर को इसकी जानकारी बहुत पहले से थी और इन्होंने तभी से आम की इस किस्म का प्रयोग अपने खेत में करना शुरू कर दिया था। अजीत ठाकुर को इसका फल भी मिला। फिलहाल तो आम की सीजन खत्म हो चुकी है, लेकिन वडोदरा काजापुरा गांव में अजीत ठाकुर के खेत में आज भी आम के लगे पेड़ों पर बड़े बड़े आम लहलहाते हुए देख सकते हैं। ये चमत्कार अजीत ठाकुर की कड़ी मेहनत और लगातार खोज की वजह से संभव हो पाया है। जो एक आम उगा है शायद 6 महीने का है, एक साल का है, तो वो उगा है, उसकी हाइट होगी कम से कम 2-3 फुट। हमने जो आम का जैसे रसूलाबाद के नीलाफूस उसकी हमको उसके ऊपर लगानी है कलम, तो वो काट के उसको 2 बाजू छोड़ के फिर उसको वो करके उसके ऊपर बिठा देते हैं, फिर पट्टी से बांध देते हैं, तो फिर उग जाती है, फिर वो हो जाती है। अजीत ठाकुर आज कई किस्म की आम उगा रहे हैं, लेकिन एक नीलफांसो और रसूलाबाद नाम की किस्म उनकी सबसे चहेती किस्म है। नीलफांसो बेसिकली नीलम और अल्फांसो का क्रॉसब्रीड है, जबकि रसूलाबाद नाम की किस्म वडोदरा के पास के ही गांव की आम की एक किस्म है, जिसको उन्होंने रसूलाबाद नाम दिया है। उनका दावा है कि एक ही आम के पेड़ पर 5 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म की आम उग सकती है। आज वो साल में 3 बार आम की फसल काटते हैं और उससे जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। एक नीलफांसो है, नीलाफूस है, वो नवसारी यूनिवर्सिटी से आया है, और एक रसूलाबाद गांव है आजवा सरोवर के पास बड़ौदा के आगे, वहाँ से वो गांव में एक पेड़ था रसूलाबाद, वहाँ से हम लाए तो 3 बार आती थी, तो हमने वो अच्छा लगा तो वो कैरी का नाम ही, आम का नाम ही हमने रसूलाबाद रख दिया। और दूसरा नीलाफूस जो बोलते हैं नीलफांसो, वो भी बहुत अच्छी जात है। तीसरी एक एवरेस्ट जात है, वो भी हम वहाँ से लाए थे रसूलाबाद से, और दूसरी 1-2 जात है, लेकिन हमको ये 2 अच्छी लगी, तो इसके लिए हमने ज़्यादा पेड़ हमने उसका ग्राफ्टिंग करके कलम लगा के हमने उसको डेवलप किया है। अजीत ठाकुर की प्रसिद्धि वडोदरा के आसपास भी फैल रही है। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी ये प्रयोग सिखाया है और उनको प्रेरित किया है कि वे लोग भी इस प्रकार आम की खेती 12 महीने करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। काजापुरा गांव में अजीत ठाकुर के फार्म में सैकड़ों आम के पेड़ हैं और अब इसी गांव के किसानों ने भी आम की खेती करना चालू कर दिया है। इसलिए गांव में जहां तक भी नजर जाए वह आम ही आम के पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब लोग वडोदरा के बाहर से भी अजीत ठाकुर से ये गुड़ सीखने आ रहे हैं। और मेरा फार्म है खेड़ा के पास, मैंगो का ही। तो मैंने परसों न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये मल्टीपल टाइम आने वाले मैंगो यहाँ पे उगा रहे हैं, तो मैं उनसे सीखने आया हूँ ग्राफ्टिंग करने के लिए। अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि वरना साल में एक ही बार आता है, किसान पूरे साल मेहनत करके वो पौधे उगाता है और वो एक बार सीज़न फेल हुआ तो फिर उसका पूरा लॉस हो जाता है। तो अगर साल में 3 बार आम आते हैं तो फ़ायदा है। एक ज़माने में इस इलाके में कपास और तुअर की खेती हुआ करती थी, लेकिन उसमें मुनाफा नहीं होने की वजह से अजीत ठाकुर आम की खेती की तरफ मुड़े और आज साल में 12 महीने आम पकाकर वह लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने ये कला अपने एक दोस्त किसान से सीखी।
किसान साथी ने उनको बताया था कि अगर आम के एक किस्म के पेड़ की डाली को कलम करके उस डाली पर दूसरे किस्म की डाली लगा दी जाए तो एक ही पेड़ पर कई किस्म की आम 12 महीने हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या कम हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 जिलों में 2,71,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलपाड़ा जिले में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का स्तर ज्यादातर जिलों में घट रहा है, लेकिन जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर और धुबरी में वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 31,907 हेक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ से प्रभावित 3,449 लोगों ने 54 राहत शिविरों में आश्रय लिया हुआ है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्व और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और मधेपुरा समेत 83 प्रखंड अभी भी बाढ़ का प्रकोप जारी है। बाढ़ के कारण राज्य के कई हिस्सों में सड़क यातायात बाधित है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पटना में गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बालन, बागमती, कोसी और अधवारा नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में सभी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं खगड़िया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने राहत कार्यों की समीक्षा की। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। योगी ने कहा कि लगभग 15-20 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर में 200 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 400 ग्राम पंचायतों में फसलों को भी नुकसान हुआ है। प्रभावित गांवों में नाव की व्यवस्था और पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान से लगभग 1.52 मीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी, राप्ती सहित कई छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें प्रशासन तत्काल धनराशि उपलब्ध कराए। जिनके मकान नदी की धारा में विलीन हो गए हैं उन्हें भूमि का पट्टा आवंटित करने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। एक बड़ी आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। प्रदेश सरकार ने पहले से इस चीज को सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवारों को समय से बचाव और राहत कार्य के लिए हम लोग व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, पीएससी फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की यूनिट हर जनपद में, प्रभावित जनपदों में पहले से तैनात की गई हैं, जो बचाव और राहत कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। और आइए अब देखते हैं मंडियों का हाल। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,88,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,93,41,000 हेक्टेयर में हुई थी। दूसरी ओर देश से होने वाले चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है।
साल 2021 के अप्रैल से मई के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 7,29,521 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 8,75,235 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 2 महीने के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में 17 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साल 2021 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 28,96,906 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 11,17,032 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 2 सितंबर को धान का भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 1,450 रुपए क्विंटल जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 2 सितंबर को धान का भाव था 1,420 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,410 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह राज्य की संडीला मंडी में धान के सौदों में 10 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 सितंबर को धान का भाव रहा 1,420 रुपए क्विंटल, जो 2 सितंबर को 1,430 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था, जबकि सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ 2 सितंबर को धान का भाव था 1,330 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव 1,370 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उतरौला मंडी में भी धान के भाव में मजबूती रही। यहाँ 2 सितंबर को धान का भाव रहा 1,525 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 1,530 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब तक कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग और उड़द की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 और 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,34,23,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में 31 अगस्त को देसी चने का भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में 80 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 1,030 रुपए क्विंटल, जो 31 अगस्त को 5,110 रुपए क्विंटल था। हालांकि उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ न सिर्फ 31 अगस्त को बल्कि 3 सितंबर को भी चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,780 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 31 अगस्त को चने का भाव था 5,151 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके सौदों में 650 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई।
जिसके बाद भाव 4,501 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। राजकुमारी, चलिए प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं वहां पहले कौन पहुंचता है। कृष्ण, जलपान में केवल फल, और वो भी मात्र 2। बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? रीटा जी, एक तरफ बहुत गर्व होता है कि आप